दुष्यंत, हम हुड्डा सरकार को लेकर बातचीत करेंगे। बहुत सवाल है क्योंकि आज आपने हमें वक्त दिया है और प्रदेश सुन रहा है और जानना चाहता है अपने युवा सांसद की राय को। बहुत सीधे शब्दों में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी का समर्थन इनेलो की मजबूरी बना इस चुनाव में? क्योंकि कभी बीजेपी वेलकम मोड में नहीं आई। नरेंद्र मोदी खुद जब गए रैली करने के लिए तो उन्होंने इशारों इशारों में एक तंज कसा। उन्होंने ये कहा कि भ्रम फैलाने वालों से बचें। इसके बावजूद इंडियन नेशनल लोकदल, जिसके पीछे पीछे कभी बीजेपी चला करती थी, बीजेपी जिसकी कभी बैसाखी बना करती थी, आज वो वेलकम करने को तैयार नहीं, क्योंकि वक्त और परिस्थितियां बदली। क्या सच्चाई ये है कि इस बदली परिस्थिति में इंडियन नेशनल लोकदल ने एक कड़वा घूंट पिया है? क्या ये सही है? जहां आप सिर्फ बात मजबूरी है, जैसे मजबूरी नहीं, क्यों उन्होंने ऐसा कहा? मजबूरी नहीं है, हमने उनका समर्थन, जैसे अभय जी का भी आपको वही बता रहा हूं, एक बयान हमने कि अगर हमारे नंबर आते हैं और किया, इन्हें समर्थन की जरूरत पड़ती है तो नाक रगड़ के आना पड़ेगा। फिर हमने उनका समर्थन इसलिए किया क्योंकि हमारे पारिवारिक संबंध थे। दूसरी बात, जहां आप बात करते हैं बीजेपी आगे पीछे, ये राजनीति है, परिस्थितियां बदलती रहती है। विधानसभा का रिजल्ट आएगा, आप उसके बाद नतीजे देख लेना, कौन किसके आगे होगा, कौन किसके पीछे होगा। मैं ये नहीं बोलता कि भविष्य ऐसा होगा कि आप अजूबा कर कर दिखा देंगे, मगर आप रिजल्ट्स के बाद देखना कौन किसके आगे कौन पीछे होगा। तो समय बहुत बलवान चीज, हम बहुत सच्चाई हम केंद्र की बात करते, देखिए कि क्या वाकई आज बदली परिस्थितियों की वजह से मैं आपको बड़े साफ शब्दों में एक चीज कहता पड़ा, इतना बर्दाश्त करना पड़ा। इंडियन नेशनल लोकदल कभी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी जो उसने किया, और वो सिर्फ इसलिए किया कि परिस्थितियां थोड़ी सी अलग चली गई। 543 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ती इंडियन नेशनल लोकदल, 10 सीटों पर चुनाव लड़ती है। और इंडियन नेशनल लोकदल इस देश का प्रधानमंत्री अपने दल से नहीं बना सकती। ये कोई झूठ नहीं है, ये सत्य है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है। जरूर चौधरी देवीलाल जी ने जब मुहिम चलाई थी, जनता दल बनाई थी, तो उस देश के ऊपर प्रधानमंत्री पद तक गए। और जरूर ऐसे बदलाव आपको भविष्य में दिखेंगे जब युवा इंडियन नेशनल लोकदल को इतना मजबूत कर देंगे और प्रदेशों के अंदर भी, कि कहीं ना कहीं मजबूती के साथ हम इस देश के अंदर सत्ता बनाएंगे। पर आज जहां भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए था, उनने इस देश के अंदर कमाल किया, और हमने तो उस कमाल से पहले बोल दिया था, क्योंकि जो हमारे संबंध मोदी जी के साथ रहे, हम उस पर खरे उतरे। और आप मानेंगे नहीं कि जिस दिन रिजल्ट आया, अगले दिन हमारे 4 सांसदों ने जाकर समर्थन दिया। अगर हम भागना चाहते, अगर हम झुकना चाहते, तो हम तो भाग जाते। हम तो विपक्ष में बैठकर अपनी आवाज उठाते। स्थिति क्या होगी? तकरीबन 1-1.5 महीने बाद सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। अंदर ही अंदर सरगर्मियां अभी भी चालू ही हैं। बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर फिर से वोट मांगने की तैयारी कर रही है, वो उनके चेहरे होंगे। अलग बात है कि विधानसभा की परिस्थिति दूसरी है, और इंडियन नेशनल लोकदल विधानसभा में सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी, जो दावा भी है। आप नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे जब वो नरेंद्र मोदी की बात करेंगे? हरियाणा प्रदेश की बात कैसे टकराए? हरियाणा प्रदेश की बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल का मुकाबला कांग्रेस से है, क्योंकि वो सत्ताधारी सरकार है। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है, मुख्यमंत्री हुड्डा तो अपने बयानों में कह रहे हैं कि वो बीजेपी से मुख्यमंत्री तो इनेलो को मुख्यमंत्री तो चुनाव से पहले कहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अभी भी वो ये आज उनके बेटे को छोड़कर कौन सी सीट कांग्रेस पार्टी जीती है? हैरानी की बात तो ये है, हिसार से जो उनके उम्मीदवार थे वो तो चुनाव ही नहीं लड़े। जो जिसकी जमानत जब्त हो जाती है वो कहाँ हारा है? वो तो चुनाव ही नहीं लड़ा। और एक जगह नहीं, आप प्रदेश की सीटें उठाकर देखिए कितनी जगह उनके जमानत जब्त हुई। दिल्ली के अंदर उनकी पार्टी के सारे कैंडिडेट थर्ड आए, जहां उनकी सरकार थी, सातों के सातों सांसद थे। तो वो बौखलाहट मुख्यमंत्री की दिखती है कि मुख्यमंत्री को पता है कि वो कमजोर हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग उनकी पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे दलों में जाकर अपनी सीटें बचाने का काम करें। और आज भी मैं तो बोलता हूं, हरियाणा प्रदेश को उठाकर देखिए, मेजोरिटी कांग्रेस की है। आज भी 10 में से 5 सांसद कांग्रेसी हैं, और ये झूठ नहीं है, ये फैक्ट है। आप बीजेपी के 7 में से 2 को छोड़ दीजिए और दीपेंद्र हुड्डा जी को ऐड कर दीजिए, सारे कांग्रेसी आज के दिन संसद में बैठे। अच्छा, मुख्यमंत्री आज ही उनका ये बयान आया, सिरसा में वो थे कार्यकर्ता सम्मेलन में, और जब चरणजीत सिंह रोड़ी के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रोड़ी का सांसद चुनना एक तरह से व्यर्थ है, क्योंकि वो पार्लियामेंट में इलाके के विकास की कोई बात रख नहीं पाएंगे। मैं तो पूछता हूं, क्यों अशोक तंवर जी 5 साल रहे, उससे पहले मान साहब 5 साल रहे, 10 साल में सिरसा की आवाज किसने उठाई? सिरसा की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी माइक पर पीछे रैली कर गए एलनाबाद के अंदर, रानिया के अंदर, और वहां बोल कर गए
कि हमने 3800 करोड़ रुपया सिरसा के विकास के लिए दिया। अरे 3800 करोड़ की मैंने अपने नाम से आरटीआई लगाई, डीसी साहब का रिप्लाई है 380 करोड़ का है हमारे पास जवाब, और उसके अंदर से भी 250 करोड़ रुपए सीडीएलयू के विकास के लिए केंद्र से आए हैं। मुख्यमंत्री तो केंद्र की ग्रांट को भी हरियाणा की बताते हैं। और कहां लगाए गए? चौटाला गांव में उनका बेटा जाकर 1,11 लाख रुपए देख रहा है। मैं गांव में जब मेरा अभिनंदन किया, सरपंच साहब मुझे बता रहे थे कि कहते हैं 50 लाख रुपए वापस भेजिए, आपको बाद में 50 लाख दिए जाएंगे। आज ये हालत हो चुकी है सरकार की कि उनके पास देने को पैसे नहीं है। तो कैसे कीजिएगा आप विकास कहां करा रहे हैं? सिर्फ धोखा दे रहे हैं नंबर्स के नाम पर जनता को। आप सिर्फ नंबर्स बताते हैं और बड़े मोटे मोटे नंबर्स बताते हैं। नंबर दिखाने और गिनाने बहुत आसान है। मैं भी आज आपको बोल दूंगा कि चौटाला साहब के रजीम में तो 28,000 करोड़ रुपया हमारे खजाने में था, बिल्कुल था। और वो इसलिए था, हमने वीएटी लगाया। वो वीएटी कांग्रेस ने हमारे खिलाफ यूज किया कि चौटाला टैक्स लगा दिया, और चौटाला साहब तो अपनी जेब भरने लगे। प्रोपोगेंडा फैलाया गया कांग्रेस द्वारा, मगर जब रिजल्ट आया, कांग्रेस जीती, तो उनने धोखों को धोखा दिया। जहां वो हरियाणा से वीएटी हटाने की बात करते थे, आज वो पूरे देश में वीएटी लगाई बैठे। आज की कोई विरोध नहीं कर रहा उनका। कहां है? इनेलो का मुकाबला होगा किससे इस बार? तो ये मानता हूं कि हमारा मुकाबला सत्ताधारी सरकार से है, और हमारा एक ही मकसद है कि कांग्रेस मुक्त हरियाणा बनाकर, जो चौधरी देवीलाल का सपना था 1966 तक, जो चौधरी देवीलाल ने लड़ाई लड़ी कि हिंदी भाषी जो क्षेत्र था पंजाब का, जिसको आज हम हरियाणा बोलते हैं, उसको खुशहाल बनाया जाए। वो कहते थे कि एक गरीब, एक किसान, एक मजदूर और एक जवान, इन चारों को जब मैं सक्षम कर दूंगा, जब मैं सोचूंगा कि इन सब के पास जो एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड हमारा होता है वो चीजें उपलब्ध है, मैं मानूंगा हरियाणा का उत्थान हुआ, हरियाणा का विकास हुआ। और हमारा सपना भी यही है कि युवाओं को हम इतना सक्षम कर दें कि उनके हाथ में रोजगार हो, और उनके माता पिता जो खून पसीना बहाकर उनको पढ़ाने का काम करते हैं, जब उनके बच्चे बड़े हों तो उनको अच्छी सेवा। दुष्यंत ये मान रहे हैं कि मुकाबला कांग्रेस पार्टी से ही होगा। बिल्कुल, तो इसलिए होगा कि वो सत्ताधारी पार्टी सत्ता पार्टी। और जहां आप और पार्टी की बात करते हैं, दल अनेकों हैं। आज मैं बात करूं तो कुलदीप बिश्नोई जी भी कहते हैं मेरा दल है। दल में है क्या? एक विधायिका थी, उनने भी हार देखते हुए संन्यास ले लिया, इस्तीफा दे दिया। बात करते थे लोग, पब्लिक मीटिंग में ये बात खूब उठा रहे थे नहीं, और एक स्कूटर की पार्टी है। बिल्कुल, जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने कही थी, आप ये कह भी रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो स्कूटर की सवारी भी न रहे, और कुछ मैंने तो कहा था साइकिल पे आएंगे और विधानसभा के बाद साइकिल जाएगी, मगर हिसार की जनता ने तो मैंडेट ऐसा दिया, वो साइकिल भी साथ गई। वो विधायिका इतने शौक में आ गई कि उन्हें इस्तीफा दे दिया अपने हस्बैंड की हार पर, और आज जनता के बीच जाकर कहते हैं कि नहीं, अब मैं विधानसभा हारूंगा तो मैं राजनीति से इस्तीफा लूंगा। भजन लाल जी भी कहते थे, करनाल से चुनाव लड़ते थे, कि मैं फांसी लगा लूंगा अगर मैं करनाल से हारा। हर जनता ने हराया, भजन लाल जी ने तो कोई फांसी नहीं लगाई। तो राजनीति में शब्द को बड़ा तोल के बोला जाता है, मगर कुलदीप बिश्नोई जी तो इतने बड़े बड़े भाषा शब्द यूज कर देते हैं कि कई बार उन पे खरा उतरना भूल जाते हैं। अच्छा दुष्यंत, किससे होगा मुकाबला? क्योंकि बीजेपी बहुत उत्साहित है। बीजेपी आज किसी भी नेता के बयान को आज उनके पास 4 विधायक, वो ये कह रहे हैं कि हमने केंद्र में सपना पूरा कर लिया है, बस हरियाणा की बारी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मिला है आज तक 10 सालों में बीजेपी ने एक ऐसा मुद्दा बता दीजिए हरियाणा प्रदेश में उठाया हो जो हरियाणा के हित की बात है। जहां आज उनके धनखड़ साहब घूम रहे हैं सड़कों पर स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की, जब उचाना हल्के में किसान धरने पर बैठे थे, मैं गया था, चौटाला साहब से मुलाकात थी, उनसे आदेश लेकर गया, और चौटाला साहब ने मेरे को बताया कि स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट का जब पहली बार धरना जंतर मंतर पर दिया था, मैं खुद स्वयं जाकर वहां उनको समर्थन देके आया था, और तू उचाना जाकर आ। मैं मिलकर आया, वहां मेरे युवा साथी बैठे थे, वहां महाराज जी बैठे थे, कई अनेकों लोग उचाना हल्के के और आसपास के जिलों के बैठे थे। और मुख्यमंत्री ने क्या किया? रातों रात वहां पुलिस भेजकर उन पर लाठियां बरसाने का काम किया, किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने का काम किया। आज वहां बीजेपी क्यों नहीं आई? वहां और कोई दल क्यों नहीं आया? ठीक है, दल बहुत आएंगे। चर्चा होती थी आम आदमी भी हरियाणा में सीट लेकर जाएगी, और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि 10 की 10 सीटों पर जमानत जब्त होगी। आज नतीजे उठाकर देख लीजिए, हाईएस्ट 70,000 वोट उनको आए। दुष्यंत चौटाला से ये बातचीत हमारी जारी रहेगी। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार सवाल और भी होंगे। सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि विधानसभा चुनाव में किस नेतृत्व और किस चेहरे पर इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव लड़ेगी। सवाल यह भी होगा कि शमशेर खड़खड़ा आखिर इनेलो से अलग क्यों हुए? इतने दिनों में क्या कुछ ऐसा हुआ जो शमशेर खड़खड़ा अलग चले गए? इसके अलावा इनेलो की भविष्य की रणनीति और राजनीति क्या है? एक छोटे से ब्रेक के बाद दुष्यंत चौटाला के साथ हम ये जानेंगे। मैं दुष्यंत चौटाला
जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा।